श्यामलाल जी अपने ऑफिस से वापस लौट रहे थे कि रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी ने उन्हें ऐसा जोरदार टक्कर मारा कि वे वहीं पर गिर पड़े। उनकी एक टांग टूट गई। वहीं चौराहे में एक भिखारी जिसका नाम सोमू था, उसने दौड़कर श्यामलाल जी को उठाया और एक साइड में बिठाया। फिर श्यामलाल जी के मोबाइल से ही एम्बुलेंस को फोन किया। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस भी वहां आ गई और श्यामलाल जी को असिस्टेंट डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल पहुंचा दिया गया। उनके साथ में सोमू भिखारी भी था। उसने श्यामलाल जी के फोन से ही उनकी पत्नी कांता जी को फोन करके सारी बातें बता दिया और अस्पताल का एड्रेस बताकर जल्दी से जल्दी आने को कह दिया। कांत जी रोती बिलखती अपने पति के पास पहुंची तो श्यामलाल जी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके हाथ में से स्लाइन चढ़ी हुई थी। सोमू ने प्राथमिक उपचार के लिए कुछ पैसे जमा कर लिए थे। बाकी कांता जी ने जाकर आगे के प्रोसेस के बारे में पूछा तो काउंटर में उन्होंने बताया गया कि उनके ऑपरेशन के लिए 70,000 रुपये जमा करने होंगे। कांता जी ने अपने दोनों बेटों को फोन लगाया लेकिन किसी ने भी पैसे नहीं दिए। दोनों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनको अभी पेमेंट नहीं मिली है। तब कांता जी ने अपने गहने बेचकर अपने पति का ऑपरेशन करवाई। ऑपरेशन सफल रहा और वे कुछ दिन बाद घर वापस आ गए। श्यामलाल जी जब तक अस्पताल में रहे तब तक एक दिन भी दोनों बेटों में से किसी ने भी अपने पिता का हाल चाल नहीं पूछा, जबकि सोमू जो कि रोज सड़कों पर भीख मांगता था, वह सुबह शाम श्यामलाल जी के लिए कभी फल तो कभी जूस तो कभी कुछ न कुछ खाने का लाता और उनका हालचाल पूछ कर जाता। अब तो सोमू 4 दिन में श्यामलाल जी के घर उनका हालचाल पूछने चला ही जाया करता था। लेकिन एक दिन श्यामलाल जी की हृदय गति रुकने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और कांता जी इस दुनिया में अकेली रह गई। बेटों ने औपचारिकता निभाने के लिए उनके क्रियाक्रम में भाग लिया और मां को अपने साथ चलने को कहा तो सभी रिश्तेदार ने भी कहा कि कांता जी के जीवन में कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, इसलिए तुम्हें तुम्हारे देखरेख के लिए कोई तो चाहिए ही, इसलिए तुम्हें तुम्हारे बेटों के साथ चले जाना चाहिए। कांता जी क्या करती, अब तो वो बेसहारा हो चुकी थी, इसलिए सबका बात मानते हुए अपने बेटे के साथ चल पड़ी और शहर वाले घर में, जिसे श्यामलाल जी ने ही खरीदा था, जो कि अभी भी कांता जी के नाम पर ही था। कांता जी जब अपने बेटे के घर में रहने आई तब उनके बेटा का एक बेटा 3 साल का था और छोटी 6 महीने की थी। तब बहू भी उनसे बहुत मीठी मीठी बातें करती थी। कांता जी भी बहू के साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे बहू ने अपना तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सारा काम कांता जी के हिस्से में ही डाल दिया और खुद अपने कमरे में आराम फरमाती और या तो फोन पर अपनी माँ बहन से बातें करती या फिर अपनी सहेलियां से बातें करने में लगी रहती। यहाँ तक कि छोटी बच्ची का सारा काम भी कांता जी ही करती थी। कांता जी दिन भर सारा काम करके इतनी थक जाती थी कि रात में उनके पूरे शरीर में दर्द होने लगता और दर्द इतना अधिक रहता कि वह दर्द के कारण सो नहीं पाती थी। उन्हें एक एक पल अपने पति की याद आती। जब वह कपड़े सुखाने ऊपर बाल्टी लेकर जाती तो श्यामलाल जी उन्हें डांट कर कहते, अरे कांता, तुम क्यों इतना भारी बाल्टी लेकर ऊपर चढ़ती हो? मुझे कह दिया होता तो मैं लेकर चलता न ऊपर बाल्टी को। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पैरों में कितना दर्द रहता है और इतना भारी बाल्टी क्यों ऊपर चढ़ा रही हो? तब कांता जी श्यामलाल जी से गुस्से में कहती, अरे तो हमारी काम वाली बाई नैना आ रही थी ना, उसे क्यों मना किया? बेचारी 100 रुपए ही तो बढ़ाने को कह रही थी, आप उतना भी नहीं दे सके उसे। तो मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? श्यामलाल जी मन महसूस कर चुप रह जाते कि वो क्या कहते।
कि एक्सीडेंट के बाद उनकी जॉब चली गई और बेटों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो वो नैना को कहाँ से बढ़कर पैसा देते। यहाँ तक कि उनके पास अब तो उतने पैसे भी नहीं थे कि वह पहले जितने में काम कर रही थी उतना भी दे सकते। लेकिन कांता जी अगर अपने बच्चों के बारे में यह सब सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। यही सोच सोच कर श्यामलाल जी उन्हें कुछ नहीं बता रहे थे और कांता जी के साथ मिलकर काम करने लगते थे। कांता जी अपने पति की इन यादों में खोई हुई थी कि एक अजनबी आया, उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगा और बोला, अम्मा कैसी है आप, और बाबूजी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांता जी ने उसे अपने पास बैठाया और बोला, बेटा तेरे बाबूजी को गए 2 साल बीत गए हैं रे, और तू अभी तक कहाँ था, तू कैसा है और तुझे यहाँ का पता किसने दिया। अरे अम्मा बस बस एक साथ कितने सवाल पूछोगी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। अम्मा के आंसू झरझर बहने लगे। कांता जी ने वह सारी घटना बताई और उनके बेटे ने उन्हें अपने पास ला लिया। बड़ा बेटा तो यहीं रहकर एक ऑफिस में काम पर आ जाता है, लेकिन छोटा बेटा कुछ दिन पहले ही विदेश चला गया है, उसे वहाँ नौकरी मिल गई है। सोमू ने अम्मा जी को जो अपना साथ फल लाए थे वह दिया और उनका आशीर्वाद देकर चुपचाप चला गया। कांता जी का मन हुआ कि पहले की तरह सोमू को खाना खिलाकर विदा करे, लेकिन बहू तो इतनी तेज तरार थी कि कांता जी को भरपेट खाना नहीं देती थी, तो वह उसे भिखारी सोमू को कहाँ से देती। इसलिए कांता जी मन महसूस कर चुप रह गई। बहू ने जब देखा कि कोई अजनबी अम्मा के कमरे से निकल कर जा रहा है तो वह दनदनाते हुए उनके कमरे में आई और उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए धम से नीचे पटक दिया। फिर दोनों हाथों से उनके दोनों बाजुओं को पड़ी और उठाकर फिर से पटकते हुए कहा, ए बुढ़िया, तेरे कमरे से यह नौजवान गया, वह कौन था, बता, तुझे और कितने यार पाल रखे हैं। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही कांता जी की आंखें पथरा गई, शरीर का खून माथे पानी हो गया, सांस जैसे हलक में ही अटक कर रह गई। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है। उन्होंने कहा, बहू यह तू क्या कह रही है, वह लड़का मेरे बेटे की उम्र का है और तूने उसे मेरा यार कह दिया। छी है ऐसी जिंदगी में, भगवान ऐसा दिन दिखाने से पहले तुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। तभी बहू अपने पैरों से लात मारते हुए अम्मा जी को एक तरफ हटाया और कहा, बुढ़िया, तेरे पापों का दंड तो तुझे इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। इतनी जल्दी तू कहाँ जाने वाली है। अम्मा जी की हालत उस दिन न तो हाथ उठाने की थी और न ही पैर उठाने की। वह जमीन पर पड़ी पड़ी बहुत देर तक रोती रही और रात हो गई। न तो बेटा ने उन्हें खाने के लिए पूछा और न ही बहू ने कुछ कहा। कांता जी उस दिन बिना खाए पिए ही चुपचाप अपनी चारपाई पर पड़ी रही। बस वे शाम लाल जी की तस्वीर को निहारे जा रही थी और आंसू बहाए जा रही थी। दूसरे दिन सुबह जब कांता जी उठी तो उन्हें भूख और प्यास के कारण थर थर लग रहा था। सबसे पहले उन्होंने हाथ मुंह धोया और पानी गर्म करके भरपेट पानी पिया। खाली पेट ज्यादा पानी पी लेने के कारण उनके पेट में दर्द होने लगा, तो उन्होंने बहू से कहा, बहू, रात का कुछ बचा हो तो मुझे खाने दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, चक्कर आ रही, एक टाइम क्या खाना नहीं खाई, ऐसा बता रही है जैसे पता नहीं कितने दिनों की भूखी है। पहले बर्तन धो ले, फिर कुछ खाने को मिलेगा। कांता जी ने धीरे धीरे सारे बर्तन धो डाले, फिर झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाने लगी। उन्हें लगा कि शायद बहू अब खाने के लिए कहेगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर कांता जी को झाड़ू लगाते लगाते याद आया कि सोमू ने कल फल ला कर दिया है, वह तो मेरे कमरे में ही पड़े हैं, क्यों ना वही फल खा लूं। उन्होंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया और अपने कमरे में जाकर वह फल ढूंढने लगी तो वहां से सारे फल गायब हो गए थे। अब कांता जी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी बहू से पूछ सके कि वहां के फल कहाँ है। उन्होंने रसोई में जाकर देखा तो फ्रिज के ऊपर सारे फल रखे हुए थे।
कांता जी ने जैसे ही एक से उठाने के लिए हाथ उठाया, उनकी बहू ने झट से उनका हाथ रोक लिया और कहा, यह क्या कर रही है बुढ़िया? तेरे पेट में इतनी आग लगी है, थोड़ा तो सब्र कर। बिल्कुल बच्चे जैसी हरकत कर रही है। और उन्हें वह फल नहीं खाने दिए। कांता जी फिर चुपचाप पोछा लगाने चली गई और नहा धोकर अपने कमरे में चली गई। जब घर के सभी लोग खाना खा चुके तब भी कांता जी को बहू ने खाना खाने के लिए नहीं कहा। तब कांता जी खुद ही उठकर बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, बहू तुम सबने तो नाश्ता कर लिया है ना? मेरे लिए कुछ होगा तो दे दो, मुझे भी जोरों से भूख लग रही है। तब बहू बिस्तर पर लेटी लेटी चिल्लाई, यह बुढ़िया भी न थोड़ा सा आराम भी नहीं करने देती, दिमाग खराब करके रखा है। वही किचन में रखा होगा, जाकर ले लो। कांता जी जल्दी किचन में गई और सारे बर्तन के ढक्कन खोलकर देखने लगी तो देखा 2 रोटी सूखी रखी हुई थी और सब्जी कुछ भी नहीं थी। उन्होंने थोड़ा दूध निकालकर रोटी के साथ खाने की सोची, लेकिन कुछ दिन पहले की बात याद आ गई कि किस तरह से बहू ने उन्हें जलील किया था। बुढ़िया तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बच्चे के लिए ढंग से दूध नहीं मिल पा रहा है, और इस बुढ़िया को देख लो कैसे चट्टारे लेकर दूध के साथ रोटी मजे से खा रही है। सारे शर्म हया तो बेच खाई है। दूध का पैसा क्या तुम्हारा मरा हुआ बाप ला कर देगा? बहू की ऐसी जली कटी बातें याद आते ही कांता जी का मन दुखी हो गया और वह उन सूखी रोटियों को लेकर ही अपने कमरे में आ गई। लेकिन जैसे ही वह उन रोटियों को खाने लगी, रोटियां गले से नीचे नहीं उतर रही थी। इसलिए फिर धीरे धीरे चलकर किचन में गई और थोड़ा सा दूध कप में निकालकर अपने कमरे में ले आई। दूध के कप में थोड़ी रोटी का टुकड़ा डालने ही वाली थी कि उनकी बहू दंदनाते हुए उनके कमरे में आ धमकी, यह देखने के लिए कि बुढ़िया रोटी किसके साथ खा रही है। उसने जब देखा कि कांता जी ने फिर से दूध ले लिया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह कप को छीनते हुए बोली, है बुढ़िया, थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं बची कि तेरे पास? इसके पहले का हंगामा भूल गई क्या जो आज फिर से वही बेशर्मी कर बैठी? कांता जी ने कहा, बहू सूखी रोटी मेरे गले से नहीं उतरी और तुम सब्जी भी तो नहीं रखी थी। तब बहू ने कहा, अच्छा तो पानी में भिगोकर नहीं खा सकती थी? उसके लिए दूध लेना जरूरी था। दोनों सास बहू की छीना झपटी में दूध वहीं गिर गया। उतने में कांता जी का बेटा राघव विदेश से आ गया। उसने यह सब कारनामे देख लिया। उसने गुस्से में आकर फ्रिज से दूध का पतीला निकाला और अपनी भाभी के ऊपर उड़ेल दिया और बोला, आपको दूध की बहुत कमी हो रही है ना? लो पी लो, दूध कितना चाहिए आपको? दूध मैं ला कर देता हूँ। मेरी माँ को थोड़ा सा दूध पीने का अधिकार भी नहीं है क्या? वह बड़ी बहू अपने देवर पर बिगड़ते हुए बोली, अच्छा देवर जी, जब तुम यहाँ थे तब तो एक दिन भी माँ की याद नहीं आई और विदेश क्या गए कि माँ के लाडले बन गए? खुद तो विदेश में जाकर आराम से रह रहे हो और हमारे गले इस आफत को छोड़ गए हो। हिम्मत है तो लेकर जाओ अपनी माँ को अपने साथ, तब जानू मैं भी। राघव बोला, ठीक है भाभी, आप लोगों को माँ का यहाँ रहना भारी लग रहा है तो मैं लेकर चला जाता हूँ इन्हें अपने साथ। राघव अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और पिछली गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। कांता जी सीधी साधी महिला थी। उन्होंने अपने बेटे से दिल खोलकर प्यार किया और उसके साथ विदेश जाने के लिए तैयार हो गई। बड़े बेटे रघु ने जब सुना कि माँ राघव के साथ विदेश जा रही है तो उसे लगा कि माँ घर कहीं राघव के नाम न कर दे, करके जिद में पड़ गया कि माँ पहले इस घर को मेरे नाम करेगी तभी राघव के साथ विदेश जा सकेगी, वरना मैं इस बुढ़िया को कतई नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कांता जी ने सोचा, यहाँ रोज रोज की किचकिच और झगड़े तूफान से तो अच्छा है कि मैं विदेश में ही रहूं। मेरी जिंदगी ही कितनी बची है, कुछ दिनों बाद तो मुझे भगवान के पास जाना ही है। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब इनको भी पता चलेगा कि माँ
की अहमियत क्या होती है। यह सोचकर कांता जी रघु के नाम उस घर को करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रघु के इस व्यवहार से उनका दिल छलनी छलनी हो रहा था। माँ की प्रॉपर्टी के सामने माँ की कोई अहमियत नहीं थी उनके बेटे की नज़र में, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने वह घर अपने बड़े बेटे रघु के नाम कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए राघव के साथ विदेश जाने के लिए निकल पड़ी। एरोप्लेन में बैठकर कांता जी अपने आप को एकदम स्वतंत्र समझ रही थी और अपने आप को सौभाग्यशाली भी मान रही थी कि एक बेटा नालायक निकला तो क्या हुआ, मेरा दूसरा बेटा तो बहुत अच्छा है जो मेरा कितना ख्याल रख रहा है। दोनों माँ बेटा एरोप्लेन में से विदेश पहुंच गए। राघव ने अपने घर में पहुंचकर डोर बेल बजाई। दरवाजा एक खूबसूरत लड़की ने खोला, गर्भवती थी। उसने कांता जी का स्वागत बहुत अच्छे से किया, हाथ मुंह धोने के लिए कहा, फिर कांता जी के पैर छुए और नाश्ता लाने किचन में चली गई। कांता जी को बहुत अच्छा लगा जब उसने उनका पैर छुए। जब कांता जी ने खाना खा लिया तब उनकी छोटी बहू ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। कांता जी जैसे ही आराम करने अपने कमरे में गई, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हाथ मिलाया और कहा, चिड़िया फंस गई जाल में, हमारा डाला गया दाना काम कर गया, वरना यहाँ तो मेड कितनी महंगी है और ढूंढने से भी इतनी अच्छी मेड भी नहीं मिलेगी, हमारा काम निकलते ही कहीं छोड़ आएंगे। ऐसा कहकर दोनों हंस पड़े। कांता जी ने उन दोनों की बातें सुन ली, फिर भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में आराम करने चली गई। जब आराम करके उठी तो वह छोटी बहू के पास गई और बोली, बहू तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है। बहू ने बताया, माँ जी मेरा 8वां महीना चल रहा है, लेकिन मेरे कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, मुझसे काम नहीं किया जाता। कांता जी बोली, कोई बात नहीं बहू, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब संभाल लूंगी। कांता जी ने सोचा, क्यों न बहू को ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाकर दिया जाए, जिससे ताकत बनी रहेगी और दर्द भी गायब हो जाएगा। उन्होंने राघव की मदद से सारे सामान की जानकारी इकट्ठी कर ली और अपनी बहू के लिए हलवा बनाया। हलवा इतना स्वादिष्ट बना था कि उनकी बहू उंगलियां चाटती रह गई। अब तो कांता जी रोज एक से बढ़कर एक पकवान बना कर अपनी बहू को खिलाती थी। बहू बेटा दोनों खुश रहते। कांता जी घर के सारे काम करती। उनके मन में एक तसल्ली थी कि चलो बड़े बेटे के पास भी इससे कहीं ज्यादा काम करती थी, फिर भी रोज ताने मिलते थे और भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। कम से कम जब तक यहाँ हूँ पेट भर खाना और प्यार की बोली तो मिल रही है, भले ही वह मतलब की ही क्यों ना हो। समय पूरा हुआ और छोटी बहू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। घर में दोगुनी खुशी आ गई, सभी लोग बहुत खुश थे। कांता जी का काम तो अब दोगुना बढ़ गया। घर में काम के साथ साथ पोते की मालिश, उसका नहाना धुलना, उसके कपड़े साफ करना, बहू की मालिश और भी बहुत सारे काम बढ़ गए। और कांता जी दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही थी, जिससे उनकी बूढ़ी हड्डियों में अब पहले जैसी ताकत भी नहीं थी। अब उनका पोता 6 महीने का हो गया। बहू भी अब घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी, तो दोनों बेटा बहू के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन होने लगा। अब कांता जी को दोनों बेटा बहू बात बात पर टोकते, क्या माँ आपको काम करने का सलीका नहीं है, आपको काम करने नहीं आता, और भी बहुत कुछ बोलने लगे। कांता जी समझ रही थी कि बेटे बहू के नियत में खोट आ गई है। अब यह दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्होंने अपना पैसा फेंका। एक दिन वह उदास कुर्सी पर बैठी हुई थी। राघव ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा रघु ने तो घर को अपने नाम करवा लिया, लेकिन शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा प्लॉट तेरे पापा ने मेरे नाम पर खरीदा था। वह प्लॉट मैं तुम्हारे बेटे के नाम करना चाहती हूँ, और यह बात रघु को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम तो जानते हो वह एक नंबर का लालची इंसान है, वह उसमें से भी आधा हिस्सा मांगेगा। माँ की ऐसी बातें सुनकर राघव और उसकी पत्नी तो खुशी से फूले नहीं समाये। राघव ने कहा, माँ चलो हम सभी लोग भारत चलते हैं, तुम्हारी बहू भी भारत घूम आएगी
वह भी तो जाने कि उसका परिवार भी है भारत में। कांता जी ने खुशी खुशी भारत वापस आने की तैयारी कर ली। साथ में राघव और उसकी पत्नी भी अपने बेटे के साथ भारत आ गए। राघव और मां को आया जानकर रघु ने पता लगाया कि ये लोग क्यों आए हैं, तो उसे भी पता चल गया कि शहर के बीचों बीच मां के नाम पर एक बहुत बड़ा प्लॉट है जिसकी कीमत करोड़ों में है। वह भी लालच में आ गया और वह वहां जा धमका। जिस होटल में वे लोग रुके थे वहां जाकर उसने हंगामा शुरू कर दिया कि माँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, उसका बड़ा प्लॉट तुम अकेले राघव को कैसे दे सकती हो, मुझे भी चाहिए उसका आधा हिस्सा। अगर तुमने मुझे वहाँ का आधा हिस्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हें पागल करार दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम का पागल खाने का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। कांता जी यह बात सुनकर पत्थर सी हो गए। फिर उसे शांत कराते हुए कहा, बेटा अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो वह घर पहले मेरे नाम कर, फिर मैं दोनों बेटों को वह घर में आधा आधा दूंगी और उस प्लॉट का भी आधा हिस्सा दूंगी। रघु लालच में आकर वह घर अपनी माँ के नाम कर दिया और कांता देवी ने ऐसा नकली पेपर बनवाने के लिए सोमू जो कि एक भिखारी था उससे पहले ही इन सारी बातों से अवगत करवा दिया था। उसने नकली पेपर बनवाकर तैयार रखा था और एक ओरिजिनल पेपर कांता जी ने अपने वकील को फोन करके वसीयत लिखवा लिया था कि उनके गांव की जमीन एक शहर का घर हुए सोमू भिखारी के नाम करना चाहती है, जिसने उनके पति के एक्सीडेंट के समय उनका बेटा बनकर उनका साथ दिया था। और कांता जी जब विदेश गई तब भी जब उदास होती उसी को फोन करके अपना दुख बताकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। और शहर के बीचों बीच उनका कोई प्लॉट नहीं था। कांता जी ने तो भारत वापस आने के लिए अपने बेटे से ऐसी चाल चली, क्योंकि अगर वह अपने बेटे से साधारण रूप से भारत वापस आने के लिए कहती तो वह कभी नहीं मानता, बल्कि वह उन्हें या तो वही सुनसान सड़क पर छोड़ आता या फिर मंदिर में छोड़ आता। और जैसे झूठ बोलकर उसने अपनी माँ को लेकर गया था वो वैसा ही झूठ बोलकर उसकी माँ वापस भारत आ गई। कांता जी ने दोनों बेटों के गाल में एक एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, बेटा अगर तूने मुझे विदेश ले गया नौकरानी बनाने के लिए, मैंने पहले दिन ही तुम दोनों की बातें सुन ली थी। मैं तो उसी दिन तुमको थप्पड़ मारकर वापस आने वाली थी, लेकिन मेरा सच्चा बेटा सोमू ने मुझे शांत करवाया और उसने मुझे आइडिया दिया कि मैं ऐसा करूं ताकि तुम्हें शक न हो और तुम लालची मेरे जाल में फंस जाए। मैं तो सीधी साधी अपने पुत्र मोह में तुम्हारे साथ विदेश चली गई थी, लेकिन तुम तो लालच से मेरे साथ यहाँ आए हो। और अपने बेटे के तरफ मुड़कर बोली, और तुम लालची कहीं के, तुम्हें तो मुझे बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुमने ज्यादा पाने के लालच में थोड़ा को भी गवा दिया और मुझे पागल करार देने का सर्टिफिकेट बनवाया है ना। अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ और तुम दोनों को अंदर करवाती हूँ और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। शहर के बीचों बीच मेरा कोई प्लॉट नहीं है। मैंने तो तुम्हें भारत वापस आने के लिए दाना डाला था और तुम मूर्ख उसमें फंस गए। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपनी सारी संपत्ति मेरे बेटे सोमू जो कि भिखारी है उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, उसके नाम कर दिए हैं। दोनों बेटे अपने माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे थे। माँ हमें माफ कर दो, हमसे गलती होगी। माँ हम कहाँ जाएंगे, आपके छोटे छोटे पोते पोती हैं, उनका क्या होगा। कांता जी ने ताली ठोकते हुए हंसकर कहा, तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र है और अपनी माँ की फिक्र नहीं है कि बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या उसके लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता। अभी भी तुम दोनों के हिस्से ही मांग रहे थे और तुम्हारी माँ कहाँ रहती। उतने में ही पुलिस आई और उन दोनों भाइयों को पकड़कर ले गई। फिर कांता जी ने बड़ी बहू की ओर मुड़कर देखा और चप से उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद दिए और कहा, बहू जिसे तुमने मेरा यार कहा था ना, दरअसल वह मेरा बेटा है। अब मैं उसी के साथ रहूंगी। वह मेरा बेटा न होकर भी मेरे बेटे से बढ़कर मेरी सेवा
और मदद किया है। इतना कहकर वह सोमू के साथ अपने घर चली गई और सोमू के साथ खुशी खुशी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। सोमू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसने भी कांता माँ की खूब सेवा की और अंत में कांता जी के बाद सारे संपत्ति का मालिक बना।